हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल अनिका क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में होता क्या क्या। सबसे पहले आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? ये गॉस के नियम का सबसे पहला अनुप्रयोग है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक आपके पास अनंत लंबाई का सीधा तार होता है, आवेशित मतलब जिसके अंदर आवेश है, ठीक है। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। उसका आकार क्या होगा? लगभग बेलनाकार, ठीक है। तो ये अनंत लंबाई की कोई रेखीय तार है। इसके कारण आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो आपका क्या है? बेलनाकार रूप में, ठीक है। मान लिया आपने इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पे आपको उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा अवयव माना, जो क्षेत्रफल का अवयव है डी ए, क्या है? डी ए, और जिसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, इसकी दिशा भी कहाँ होगी? आपकी बाहर की, ठीक है। इसका रेखीय घनत्व जो है वो है आपका लैम्डा। क्या है आपका? लैम्डा। तो सबसे पहले इसे करने के लिए आपको पता होनी चाहिए रेखीय घनत्व की डेफिनेशन। रेखीय घनत्व जिसे आप दिखाते हो लैम्डा से, वो होता क्या है? तो रेखीय घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, वितरित आवेश रेखीय घनत्व कहलाता है। रेखीय घनत्व कहलाता, ठीक है। जो इसकी प्रति एकांक लंबाई पे जो वितरित आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रेखीय घनत्व, ठीक है। आपकी जो इसकी लंबाई है वो क्या है? एल। आपने लंबाई को क्या मान लिया? एल। ये लंबाई या ऊंचाई, और इस बिंदु तक की दूरी क्या है? आर, ठीक है। तो इसे आप क्या कह सकते हो रेखीय घनत्व को? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और यहां से आप किसकी? क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्या होगी? लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? अब जो क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव डी है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका? आपको पता है फाई ई जो होता है आपका, वो होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है? इसके समांतर है। क्या है? ये क्षेत्र इसके समांतर है। तो आपका जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 0 डिग्री। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका? कोस 0 डिग्री का मान होता है आपका 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद निकालोगे आप संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत, संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या आप इसका कर दोगे? समाकलन। क्या कर दोगे आप इसका? समाकलन। जब आप इसका समाकलन कर दोगे ई इंटू डी ए का, तो आपका ई क्या आ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। ई कहाँ जाएगा? आपका
ये आपका आ गया बाहर, और डी ए का समाकलन करोगे आप। डी ए क्या है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, इस बेलन का, क्योंकि ये बेलन है और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। अब यहाँ पे आपका h तो है नहीं, h की जगह क्या है आपका l, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, यहाँ आप डी ए की वैल्यू रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा πe इज इक्वल टू e इंटू 2πr/h। ठीक है, ये आपका आया फाई का मान। लेकिन अब आप निकालोगे गॉस के नियम के अनुसार। गॉस के नियम के अनुसार इसका मान होता गया। ठीक है, अब आप निकालोगे गॉस के नियम के अनुसार। गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपका क्यू का मान कहाँ से निकालोगे आप, यहाँ से। ठीक है, आपका क्यू का मान आप पहले निकाल चुके हो, क्योंकि आपका क्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा एल अपॉन क्या आएगा आपका एप्सिलॉन। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों समीकरणों की क्या कर दोगे, आप तुलना कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों समीकरणों की तुलना। जब आप दोनों समीकरणों की तुलना कर दोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, तो आपका क्या होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना। 1 और 2 की तुलना से आपको दिख रहा होगा ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है फाई ई के, तो इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या रख लेंगे आप बराबर। ई इंटू 2πr/l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब आप क्या करोगे, आपको ई का मान निकालना है तो आप इसे अपॉन में ले जाओगे, 1/2π एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे आ जाएगा। इसे क्या लिख लोगे आप लैम्डा एल अपॉन आर। एल से आपका एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे क्या करोगे 4π के रूप में लिखना है तो आप ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर नीचे क्या कर दोगे 2 की मल्टीप्लाई। जब आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा के साथ आ जाएगा, तो आपका 2 लैम्डा अपॉन हाफ। ये क्या होगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ गए। देखो आप शॉर्ट में समझो, इसे शॉर्ट तो आपको सबसे पहले गॉस के नियम के अनुसार जो फाई ई होता है क्या आपका E इंटू डी ए और Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इन दोनों के उसमें ही मान निकालने हैं आपको। ठीक है, पूरे उसमें यही हुआ है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करा, आपने सबसे पहले स्टेप में आपने क्या फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। तो दूसरा स्टेप फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन। ठीक है, आपने इन दोनों के मान निकाले, पहले इसका मान निकाला और फिर इसका मान निकाला, और दोनों के मान निकालने के बाद दोनों को क्या रख दिया, इससे समीकरण 1 बनी, इससे समीकरण 2 बनी, और दोनों को क्या रख दिया आपने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद आपको ये मान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे आप इस तरह अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप लेना है, दूसरे नंबर पे आपको ये स्टेप लेना है, और उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी कार्य हो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत जल्द से जल्द आंसर दूंगा। थैंक यू।